स्टूडेंट, वीडियो में हम चैप्टर 13 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज इस चैप्टर के जो है मैं आपको दो हिस्सों में दूंगा। पहली वीडियो में हम नॉलेज बेस्ड पढ़ेंगे, मींस लर्निंग बेस्ड, और दूसरे हिस्से में हम न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। तो एक एक करके हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। पहले एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, अगर हम वायर की लेंथ को डबल कर दें, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो डबल। अब वो कह रहा है आपसे कि आप लेंथ को भी डबल कर दी है वायर की, और एरिया को भी डबल कर दिया है, तो देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो अब इसकी बता दीजिए रेजिस्टेंस क्या होगी। अच्छा, इसके लिए आपने एक रिलेशन याद रखना है। देखिए, जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। तो ये रिलेट करती है डायरेक्टली लेंथ की। अब अगर आप पहले तो आप रिलेशन याद रख लीजिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, इनवर्सली को मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। अब आप क्वेश्चन को दोबारा देखिए, वो आपसे कह रहा है द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं, तो लेंथ अगर कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। अगर लेंथ 2 टाइम्स हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाहिर है कि रेजिस्टेंस भी किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से। क्यों? क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लेंथ को आपने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा, फिर देखिए, अब वो आपसे कह रहे हैं एरिया, एरिया को भी डबल कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया भी किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। लेकिन एरिया और रेजिस्टेंस के अंदर जो रिलेशन है वो कौन सा है, इनवर्सली। इसका मतलब अगर हम एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, हाफ। तो पहले आपने रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कराया था 2 से, अब आप रेजिस्टेंस को डिवाइड कराएंगे 2 से। क्यों? क्योंकि अब वो चीज डबल हो रही है जो कि इनवर्सली रिलेट कर रही है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो फाइनल रेजिस्टेंस आएगी वो वही आएगी जो पहले थी। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसमें आपने किया क्या है, जब आप लेंथ को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगी, लेकिन जब आप एरिया को डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। तो लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ी, ठीक है, लेकिन एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ी और फिर कम हो गई। तो जहां पर रेजिस्टेंस पहले से थी वो अभी भी वहीं पे लाई कर रही है। तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस कैसी रहेगी, अनचेंज। तो इसका आंसर है डी, रिमेन अनचेंज। फिर सेकंड एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर। अगर एक वायर की रेजिस्टेंस आर है और इट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली, उसे हम खींच रहे हैं सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, उसकी लेंथ डबल हो जाए, तो रेजिस्टेंस क्या होगी। अभी आपने रिलेशन पढ़ा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आपने वायर को इतना खींचा है कि उसकी लेंथ डबल हो गई, तो जाहिर है लेंथ और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्टली रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। If a charge q flow through a cross section of the conductor in time t, एक चार्ज है जो कि फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर टाइम टी के अंदर, और उसका जो करंट है उसे हम आई कह रहे हैं, इज गिवन बाय। तो वो पूछ रहा है कि अगर एक चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं, या करंट का क्या एक्सप्रेशन होता है। तो करंट बराबर होता है क्यू बाई टी के। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ये आपने न्यूमेरिकल के अंदर यूज भी किया होगा, करंट बराबर होता है क्यू बाय टी। फिर वो आपसे कह रहा है कि 1 कूलम पर सेकंड, 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर है। एमसीक्यूज में वो आपसे कह रहा है कि 1 कूलम पर सेकंड इज इक्विवेलेंट टू, 1 कूलम पर सेकंड किसके बराबर होता है, 1 एम्पेयर के बराबर होता है। अगर हम इसे देखें तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। 1 कूलम पर सेकंड करंट के बराबर होता है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए 1 मिनट में फॉर्मूला लिखता हूँ आपके लिए। देखिए, अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा, बल्कि मैं आपको यहीं से क्लियरफाई कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है क्यू, और क्यू की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिवाइड में क्या है, सेकंड। तो इसका मतलब कूलम पर सेकंड किसके बराबर हो गया, करंट के। तो कूलम पर से टाइम जो है या चार्ज पर टाइम किसके बराबर होता है, करंट के। तो बिल्कुल इसी तरह से करंट की यूनिट क्योंकि एम्पेयर होती है, तो
जब मैं कूलम और टाइम को डिवाइड करूंगा, इसका मतलब कूलम और सेकंड को डिवाइड करूंगा, तो आंसर क्या आएगा? एम्पियर। तो नंबर 4 का आंसर जो है वो एम्पियर है। फिर वो आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल अक्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड रेजिस्टिविटी रॉ इज गिवन बाय। अब ये तो सिंपल सी एक डेरिवेशन थी, आपने की होगी इंटर के अंदर, और इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ एल बाय ए के। फिर वो आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर क्यूब रेजिस्टेंस जो बराबर होती है वो किसके बराबर होती है? रेजिस्टिविटी के बराबर होती है। अच्छा, कहीं आपसे वो ये भी पूछ सकता है पेपर के अंदर, हो सकता है आपको मीटर क्यूब ना दे। अगर वो आपको मीटर क्यूब नहीं देगा तो इसी मीटर क्यूब को तोड़ के देगा। जैसे वो आपसे कह सकता है कि एक जगह मीटर है और एक जगह पे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर और मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब के ही बराबर होते हैं। तो या तो मीटर क्यूब लिख के देगा, वो भी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, और अगर मीटर स्क्वायर और मीटर लिख के दे रहा है, मतलब वो कहता है कि मीटर एंड मीटर स्क्वायर, तो मीटर और मीटर स्क्वायर भी मीटर क्यूब के बराबर होते हैं। फिर वो आपसे कह रहा है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हमने एक वायर को जिसका एक पर्टिकुलर एरिया था, एक लेंथ थी और रेजिस्टेंस थी, उसे हमने दो इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी कितनी होगी उन पार्ट्स की। तो बेटा रेजिस्टिविटी अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती वायर की, मतलब वायर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, वो मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो अगर आप वायर को बीच से काट देंगे तो वायर थोड़ी चेंज हो जाएगा, वायर तो उसी मटेरियल का रहेगा। तो इस वजह से रेजिस्टिविटी भी क्या रहेगी? सेम। रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप वायर की टाइप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक एल्युमिनियम का वायर था, अब एल्युमिनियम की वायर की जगह अगर आप सिल्वर का वायर इस्तेमाल करते हैं, हाँ अब रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। फिर वो आपसे कह रहा है इफ द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर रेजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल कनेक्ट हुए हुए हैं तो क्या होगा? याद रखिएगा कि सीरीज के अंदर करंट सेम होता है और पैरेलल के अंदर वोल्टेज सेम होते हैं। तो उसका सिंपल सा आंसर है द वोल्टेज अक्रॉस ईच इज द सेम। हर एक रेजिस्टर का वोल्टेज सेम होगा। फिर वो आपसे कह रहा है कि हीट एनर्जी डेसिपेटेड इन अ रेजिस्टर आर, वो कह रहा है कि एक हीट एनर्जी कितनी यूटिलाइज होगी एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर के अंदर, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, जब हमने उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसके V वोल्ट थे, करंट I था और वो फ्लो कर रहा था एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो उसका सिंपल सा आंसर है, मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व समराइज कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली हीट बराबर होती है PT के, हीट बराबर होती है PT के। इसी तरह से अब अब P क्या है? पावर है। पावर बराबर होती है VI के, ठीक है। तो V पावर की जगह हम क्या लगा देते हैं? VI, वोल्टेज और करंट, और साथ में T अपनी जगह पे ऐसे ही आ गया। तो इसका सिंपल सा एक्सप्रेशन है, ये जवाब आपके पास क्या आ रहा है? VIT। तो उसमें हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसका आंसर क्या है? VIT। अच्छा खैर, फिर वो आपसे कह रहा था SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? तो इसके लिए भी ज़ाहिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं कर देता हूँ। देखिए एक्चुअली वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है Q इंटू वी के, Q इंटू वी के। अब वो आपसे पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम बात करें तो आसान अल्फाजों में वो आपसे वोल्टेज और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की यूनिट सेम होती है। तो अगर मैं यहाँ से V निकालना चाहूँ तो जाहिर है Q नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? W बाय Q इक्वल V। ठीक है। अब आपको पता है कि W वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। और Q क्या है? चार्ज है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। इसका मतलब हाँ, इसका मतलब हाँ, जूल पर कूलम किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होता है। तो इसका आंसर है बी। फिर वो आपसे कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर 1 मीटर इन लेंथ, देख लें 1 मीटर लेंथ दी हुई है और 1 स्क्वायर मीटर एरिया है। तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये रेजिस्टिविटी के बराबर होती है, क्योंकि ये दोनों मिला के मीटर क्यूब हो जाएगा। फिर वो आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V इज अप्लाइड अक्रॉस अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर एक वोल्टेज सप्लाई हो रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर और उस कॉम्बिनेशन के अंदर कितने रेजिस्टर लगे हुए हैं, आगे कह भी रहा है ऑफ टू रेजिस्टर्स जिनकी रेजिस्टेंस R है,
विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू इफ द करंट इज आई, इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज सेम रहते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज को मालूम करने का आसान तरीका होता है कि जितने भी जितने भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर रजिस्टर लगे हुए हैं उसे आप उसी वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जांपल, अब V बराबर होता है आई आर के, ओम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा V बराबर होता है आई आर के। अब अगर आपके पास दो रजिस्टर हैं तो आप फॉर्मूला क्या बनाएंगे, V इक्वल आई आर डिवाइडेड बाई 2। अगर आपके पास चार रजिस्टर होते तो आप लिखते V इक्वल आई आर डिवाइडेड बाई 4। तो जितने भी रजिस्टर्स आपने लगाए हैं उसको आप ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से डिवाइड कर दीजिए, बस सिंपल। सो V बराबर होता है आई आर के, और क्योंकि आपने दो रजिस्टर लगाए पैरेलल के अंदर, ये सिर्फ पैरेलल पे काम करेगा फॉर्मूला ठीक है। तो जब भी आपने पैरेलल के अंदर लगाए तो आप क्या करेंगे, बस सिंपल V इक्वल आई आर लिख के 2 से उसे डिवाइड कर देंगे। अगर 3 होता तो V इक्वल आई आर लिख के 3 से डिवाइड कर देते। लेकिन याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन पे काम करेगा सिर्फ। फिर लिखा हुआ है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो बेटा एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर इनवर्स। फिर वो आपसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देखिए V बराबर होता है आई आर के। चलिए मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली अगर हम इसे सॉल्व करें तो ओम्स लॉ ने बताया था कि V बराबर होता है आई आर के। इतना तो ये सब आपको भी पता ही होगा, V इक्वल आई आर के बराबर होता है। अब वो आपसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई किसके बराबर है, तो जाहिर है आप R को नीचे फेंक दें तो V डिवाइडेड बाय R, इक्वल के बाद क्या रह गया, सिर्फ I। तो I किसके बराबर है, V बाय R के। तो इसका आंसर है A। तो हम यहाँ लगा देते हैं A। अच्छा खैर, फिर वो आपसे कह रहा था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब होता है करंट को फ्लो करने में जो रुकावट हो रही है, और इसका अपोजिट क्या होता है कि फैसिलिटेट हो रहा है, तो उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस का मतलब होता है द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर। खैर, किलोवाट आर ये किसकी यूनिट है, ये एनर्जी की यूनिट है, और ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द पावर डेसिपेटेड इन अ रेजिस्टेंस। पावर डेसिपेटेड किसके बराबर होती है, एक रेजिस्टेंस के अंदर। तो हम इसे भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। वो आपसे पूछ रहा है कि पावर डेसिपेटेड किसके बराबर होती है, तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो हमें पता है कि पावर बराबर होती है पावर बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब आगे चलिए, वर्क डन किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज इनटू क्यू, और टी अपनी जगह पे ही है। फिर उसके बाद अगर आपने एमसीक्यूज गौर से सुने हो तो अभी मैंने आपको बताया था कि करंट किसके बराबर होता है, क्यू बाई टी। इसका मतलब इसका मतलब ये क्यू बाई टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई। अब आप वी आई लिखें या आई वी लिखें एक ही बात है। फिर इसी तरह से आपको पता है, तो देखें एक आंसर तो सही हो गया, ये वी आई वाला आंसर तो ऑलरेडी करेक्ट है पहला वाला। अब हमें पता है कि वोल्टेज किसके बराबर होते हैं, आई आर के, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई आर के बराबर होते हैं। तो वी के बराबर, वी की जगह पे आ गया आई आर, और जो सेकंड वाला आई है वो अपनी जगह पे वैसे ही आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आई स्क्वायर। तो इसे हम लिख देते हैं आई स्क्वायर। ठीक है, अभी टू मैं फिलहाल बड़ा बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा ये स्क्वायर है। सो आई स्क्वायर और वी, सॉरी आर, क्योंकि जब हम वी को तोड़ेंगे तो आई आर में टूटेगा, तो आई और आई स्क्वायर हो गया, आर ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद आगे चलिए, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मैं अगर मैं दोनों साइड्स, मतलब ऊपर और नीचे दोनों को आर से मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर जो पहले से ही था, आर एक पहले से ही है, एक मैं नया ला रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब हमारी मैथ्स का रूल ये है कि जो काम आप मल्टीप्लाई में करें वही आप डिवाइड में भी करें। अगर आप एक साइड पे कर रहे हैं तो एक साइड मैंने आर से मल्टीप्लाई कराया, तो जब भी क्या हुआ कि एक आर से कितने आर हो गए, दो, तो यही काम मुझे डिवाइड में भी करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि आई आर किसके बराबर होते हैं, वी के। तो बेटा मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, वी।
आई आर बराबर होते हैं वी के, लेकिन यहाँ पर आई नहीं है, आई आर नहीं है, यहाँ पर आई स्क्वायर आर स्क्वायर है, तो ये किसके बराबर होगा, वी स्क्वायर के, तो वी स्क्वायर बाय आर। तो अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये लास्ट वाला ऑप्शन भी सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। लिखा हुआ है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताई थी, किलोवाट आवर। फिर वो आपसे कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट, डेसिपेटेड एज हीट इन अ रजिस्टर इज गिवन बाय। ठीक है, तो इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा, आपको ऑलरेडी बात पता है कि हीट किसके बराबर होती है, पावर इनटू टाइम के, और हमने अभी पढ़ा कि पावर किसके बराबर होती है, आई वी के या फिर वी आई के, और ये टी इसके साथ बिल्कुल एज इट इज आ गया। अच्छा, फिर आगे चलिए, वी बराबर होता है आई आर के अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो यहाँ पे आ गया वी की जगह आई आर, और ये आई टी बिल्कुल एज इट इज साथ में उतर गया। फिर उसके बाद आई और आई की क्या हो गया, आई स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आई स्क्वायर, और फिर ये जो आर है ये बिल्कुल एज इट इज आ गया, टी भी बिल्कुल एज इट इज आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, टू, आई टू आर टी। अब आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर 20 पे। लिखा हुआ है टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर हमने दो रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में कनेक्ट कर दिए और आर वन जो है वो बढ़ा है किससे, आर टू से, तो फिर हीट कौन ज़्यादा होगा, जाहिर है जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके अंदर हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। तो सिंपल से इसका आंसर है, क्योंकि आर वन की वैल्यू ग्रेटर है तो आर वन के अंदर हीट भी ज़्यादा जनरेट हो रही होगी। फिर लिखा हुआ है अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टिविटी रॉ इज स्ट्रेच इन सच अ वे दैट इफ द डायमीटर रिड्यूसेस टू हाफ। एक कॉपर का वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी रॉ है, और उसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इतना स्ट्रेच कर रहे हैं कि उसका डायमीटर आधा रह जाता है अपने ओरिजिनल केस से। वो कह रहा है द न्यू रेजिस्टिविटी विल बी। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वायर चेंज करते हैं तो रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, वरना रेजिस्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप उसे कट करें, चाहे आप उसे किसी भी तरह से आप उसे डील करें, तो रेजिस्टिविटी तो सेम रहती है, कांस्टेंट होती है मटेरियल के लिए। फिर वो आपसे कह रहा है जूल्स पर कूलम, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले केस पढ़ा, तो इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। वो आपसे कह रहा है कि जूल्स पर कूलम, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वर्क डन बराबर होता है वी क्यू के। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से वी निकालना है, अगर मुझे यहाँ से वी निकालना है तो जाहिर है मैं क्यू को नीचे फेंक देता हूँ, तो डब्ल्यू बाई क्यू के लिए फॉर्मूला देखिए, डब्ल्यू बाई क्यू किसके बराबर होगा, वी के। अब हमें पता है कि डब्ल्यू किसकी यूनिट है, जूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पर जूल्स आ गया, डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू किसकी यूनिट है, कूलम, क्यू किसका सिंबल है, चार्ज का, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल्स पर कूलम किसके बराबर आता है, वी के, और वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इसका आंसर है सिंपल सा वोल्ट। ठीक है, हम सर्कल कर देते हैं जल्दी से। अच्छा, फिर वो आपसे कह रहे हैं अ बैटरी ऑफ ईएमएफ हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इफ द करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम इट देन इट्स टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप वी इज गिवन बाय। तो आपसे पूछ रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल क्या होंगे। तो अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, ये भी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, जब बैटरी चार्ज नहीं होती तो ईएमएफ किसके बराबर होती है, वोल्टेज के प्लस, वोल्टेज के प्लस आई आर के। तो एक टर्मिनल वोल्टेज होते हैं और एक वोल्टेज ड्रॉप होते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसका मतलब वी की वैल्यू क्या होगी। तो ज़ाहिर है वी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पर जो प्लस का आई आर है वो इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आई आर, ये किसके बराबर आ गया, वी। तो अगर मैं इसे घुमा के लिखूं तो वी को हम पहले लिख देते हैं, बाकी वैल्यूज को हम बाद में लिख देते हैं। तो अगर आप देखें तो बिल्कुल पहला वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो इसका आंसर है ए। तो इसे हम मार्क कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, अच्छा बस यहाँ तक हमारे पास जो जितने भी ऐसे एमसीक्यूज थे जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं थे, अब हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है।
फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं तक रख रहा हूँ। अगली वीडियो के अंदर हम न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, वो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अपलोड हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।